नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू सर आप सभी का फिर से एक कुमार साइंस क्लास में स्वागत करते हैं। हम 21 तक कर चुके थे पहले चैप्टर का। चैप्टर 1 फिजिक्स का जो है पहले चैप्टर का हम 21 तक कर चुके थे। 21 के बाद करना है। पहला चैप्टर है मेरा प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। अब हम चलेंगे अपने पहले प्रश्न की ओर जो 21 के बाद है। 22वां नंबर क्वेश्चन है मेरा। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यही है क्वेश्चन। अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। हमने पढ़ा था F इक्वल टू R/2। यहां से हमको दिया हुआ क्या है, यहां से फोकस दूरी दिया हुआ है, यानी कि हमारा अगर करेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा 2F। और यहां दिया हुआ क्या है, यहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूला पे रख देंगे इसको। तो R इक्वल टू हमको से वक्रता त्रिज्या पूछा है तो R इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा ऑप्शन बी 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। इसको उतार लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि हम लोग 3 पार्ट में इसको लेके आने वाले थे, जिसमें से पहला पार्ट हम लोग कर चुके थे, दूसरा पार्ट हम लेके आए हैं और ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो क्वेश्चन नंबर 23 होगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण की तरफ क्वेश्चन नंबर 23 है मेरा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं। तो हम ले लेते हैं पहले, इसमें जल है और यहाँ पे वायु है। वायु जो होता है विरल माध्यम होता है, जल जो होता है सघन माध्यम होता है। जल कौन सा माध्यम होता है? सघन माध्यम होता है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन विरल माध्यम से, ये हो गया किरण, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। और फिर से जब यह प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। और यही जो यहाँ पे बनता है, यही किरण हमारी जो निकलती है यहाँ से सघन माध्यम से जब बाहर की तरफ जो किरण जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत किरण। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? निर्गत किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्गत किरण कहेंगे। और ये दोनों के बीच में जो कोण बनता है, ये दोनों के बीच में जो कोण बनेंगे उसी को कहेंगे निर्गत कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्गत कोण कहेंगे। निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। तो हमारा क्या था? निर्गत किरण एवं अभिलंब, और यहाँ पे जो है इसी को कहते हैं अभिलंब। अभिलंब निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसी को निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण कहते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न मेरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में जब भी होगा तो उसमें लेंस लगा होगा, तो हमारा दर्पण वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। दर्पण वाला कोई ऑप्शन होगा नहीं। अब अवतल लेंस और उत्तल लेंस की बारी आ गई। उत्तल लेंस जो होता है और उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को एकत्रित करने का काम करता है। इसलिए हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं?
सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। हम लोग का 24 नंबर प्रश्न था सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं। 24 नंबर प्रश्न था सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। लेंस का, क्योंकि दर्पण तो होगा नहीं, सूक्ष्मदर्शी में जब भी होता है तो लेंस का उपयोग होता है, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का करते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? लेंस की बात किया जाए तो अवतल लेंस, किस लेंस के द्वारा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब? हमेशा अवतल लेंस के द्वारा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बनाता है, लेकिन यहाँ पे किसका जिक्र किया गया है? काल्पनिक का। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कौन से बनाता है? अवतल लेंस बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम निर्धारित होता है। परावर्तन का नियम, अपवर्तन और परावर्तन, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो इसमें क्या होता है? परावर्तन, यहां पे ले लेते हैं कोई सतह और यहां पे है अभिलंब। इस पे हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। अभिलंब, तो इसमें क्या हो जाता है? आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या हो जाता है? बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण इक्वल टू, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। तो हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। क्वेश्चन था परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण इक्वल टू अपवर्तन कोण नहीं होता है, आपतन कोण और विचलन कोण नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, ये सभी नहीं होगा। और हमारा ऑप्शन नंबर ए 26 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? हमने क्लास में जिक्र किया था और हम ये जान चुके हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। उल्टा जब भी बनेगा तो यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा। और काल्पनिक बनेगा तो यह सीधा बनता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? इसको नोट करते जाइएगा आप लोग अपने नोटबुक में। फिर से हम 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? कोई अगर लेंस है तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। लेंस की बात की जाए तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। 28 नंबर प्रश्न हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह। हमने बताया था सर्च लाइट के बारे में कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का बना होता है? तो यह अवतल दर्पण का बना होता है। सर्च लाइट का परावर्तक जो सतह होता है वह किसका बना होता है? अवतल दर्पण का बना होता है। क्वेश्चन नंबर है 29, 29 का हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा उत्तर अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं, इसके बारे में बताए थे। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग घरों में करते हैं। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में भी करते हैं। तो अवतल दर्पण सर्च लाइट में भी उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अभी हमने बताया था कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है यह हमारे शक्ल को बड़ा करके दिखाता है और सुंदर ढंग से दिखाता है, इसलिए हम लोग दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा 31 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की
फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। और जो यहाँ पे दिया हुआ है, हमको ध्यान में देना है कि चारों ऑप्शन मेरा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सेंटीमीटर से पहले हम जान जाएंगे, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है @KSC बाय गोलू सर। या बिना स्पेस दिए आप लोग को सर्च करेंगे, इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। जैसा होगा हमको बताएंगे कि हमारा वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है, या कोई अगर त्रुटि हो तो आप हमें बताएं, हम उसको सही करेंगे। तो अब देखते हैं, हमारा प्रश्न है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेगी। इसके लिए हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था P इक्वल टू 1/f। अगर मीटर में रहेगा तो P इक्वल टू 1/f। अगर सेंटीमीटर में रहता है तो हम इसके लिए भी पढ़े हुए हैं P इक्वल टू 100/f। तो हमारा बता रहा है क्या कि अगर एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो इसकी क्या निकालना है, फोकस दूरी यानी f निकालना है। तो f इक्वल टू हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर में हमको लाना है, तो f इक्वल टू हो जाएगा मेरा क्या, P इंटू 100। तो हमारा P का मान जो है यहाँ पे 1 दिया हुआ है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह उत्तल लेंस के लिए है, इसलिए प्लस 100 हो जाएगा। फोकस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100 हो जाएगा। यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। और 100 प्लस 100 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। फोकस दूरी जो है 100 है, वह ऑप्शन नंबर सी में है। तो हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे, नोट करेंगे और फिर आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न मेरा है 32 नंबर, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न में क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर तथा -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो यह दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। कौन सा हो सकता है, हमारा प्रश्न संख्या है 32। इसमें जो है दोनों क्या है, दोनों फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस दोनों संभवतः क्या हो सकता है, दोनों संभवतः हो सकता है, दोनों अवतल होने की संभावना है। क्या हो सकती है, दोनों अवतल होने की संभावना है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों फोकस दूरी की बात कर रहे हैं, तो दर्पण तथा लेंस दोनों में संभवतः हो जाएगा अवतल दर्पण और अवतल लेंस हो जाएंगे। अब हम 32 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ते हैं, और 33 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के, जैसा कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जाना, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी। लेकिन ये दोनों नियम क्या क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होंगे, तीनों एक ही तल पर
तीनों एक ही तल पर होंगे। हमारा पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होंगे। हम देख लेते हैं यहां पे आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, ये हो जाएगा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये हो जाएगा अभिलंब, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, ये हो जाएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, आपतित किरण, हमने क्या कहा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होंगे। यह था प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। अब हम लोग दूसरा नियम के बारे में जानते हैं। दूसरा नियम, मेरा दूसरा नियम, दूसरा नियम के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, इसके बाद हम लोग दूसरा नियम के बारे में जानते हैं। तो दूसरा नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरा नियम है हमारा आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, एक मिनट, आपतन कोण की ज्या, ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक होता है, एक होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक होता है, यानी इसको कह सकते हैं साइन आई इक्वल टू साइन आर, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या जो दोनों होता है एक अनुपात हो जाता है, यानी कि जितना एंगल से यहाँ पे जितना डिग्री का कोण यहाँ बनेगा आई बनेगा, उतना ही डिग्री का एंगल यहाँ आर बनेगा, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक होता है। एक होता है, चलिए इसको नोट कर लेंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग YouTube पे जाएं और सर्च करना है @KSC बाय गोलू सर, बिना स्पेस दिए आप लोग सर्च करेंगे, ये हमारा चैनल आ जाएगा। आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोई भी त्रुटि हो उसके लिए कमेंट करें, हम उसको देख लेंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, यह दूसरा पार्ट जो है पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट है, इसका एक और पार्ट आएगा। 3 पार्ट में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को करेंगे, जो कि 2026 एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अभी हमने बताया था किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या हो जाता है, साइन आई इक्वल टू साइन आर, जो कि ऑप्शन ए में है, साइन आई इक्वल टू साइन आर। चलिए 34 नंबर प्रश्न हो गया। अब हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अब हम एक उत्तल लेंस को देखते हैं। उत्तल लेंस, जब हम इस उत्तल लेंस को देखेंगे तो किनारे पे हम लोग को यह कैसा लगता है, यह पतला लगता है। किनारों पे कैसा लगता है, पतला लगता है। और बीच में क्या होता है, बीच में मोटा होता है। तो किनारों बीच में क्या होता है, मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, सभी जगह समान मोटाई का होता है, नहीं हो पाएगा। बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा, किनारों पे दोनों पे देख रहे हैं हम लोग पतला होता है। किनारों पे अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा हो जाता है। इसलिए ऑप्शन सी नंबर मेरा राइट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं, यह क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न मेरा है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। अवतल लेंस के लिए कह रहा है तो आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा, v बाई यू। अवतल लेंस के लिए कह रहा है तो m बराबर क्या हो जाएगा, v बाई यू। अब हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न मेरा हो गया। 37 नंबर प्रश्न, गोलीय दर्पण की फोकस स्थानांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध। अभी पहला क्वेश्चन में मैंने बताया था r इक्वल टू 2f, r इक्वल टू 2f। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को कौन बताता है, r इक्वल टू 2f बताता है। यह सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग देखते जाएंगे। इसका हम पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आपको कुमार साइंस क्लास का जो ग्रुप है उसमें आपका इसका पीडीएफ मिलेगा। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर, सोलर कुकर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इससे पहले वीडियो जो आया था उसमें मैंने सब कुछ इसके बारे में डिटेल से बता चुके हैं, इसलिए इसमें इसको हमने बता दिया डायरेक्ट। इसको क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब है 39 नंबर यानी 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, मैंने पहले ही पढ़ा है कि उस उत्तल लेंस जो होता है वह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, वास्तविक और उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। वास्तविक और सीधा नहीं बनाता है, बराबर और सीधा भी नहीं बनाता है, बराबर और सीधा नहीं बनाता है, वह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 39 का, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो तब बना प्रतिबिंब होता है। इसके लिए हम लोग एक उत्तल लेंस ले लेते हैं। उत्तल लेंस में हम लोग प्रतिबिंब बना के चेक करके देख लेते हैं। उत्तल लेंस में हम लोग प्रतिबिंब बनाकर चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या आंसर होगा से। हम लोग ने इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए पढ़ा था, शॉर्ट फॉर्म के लिए पढ़ा था। अब हम लोग नेक्स्ट इसको देख लेते हैं एक बार शॉर्ट फॉर्म के लिए। हमारा उत्तल लेंस है, यहाँ पे f1, यहाँ पे f1 कर दें, यहाँ पे 2f1 और यहाँ पे इनफाइनाइट अनंत कर देते हैं। इस साइड में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा f2 2f2 और यहाँ पे कर देते हैं अनंत, इनफाइनाइट। हम लोग अगर उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस में अगर किसी वस्तु को अगर अनंत पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। फिर अगर अनंत और 2f1 के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनता है f2 और 2f2 के बीच में बनता है, f2 और 2f2 के बीच में बनता है, f2 और 2f2 के बीच में बनता है। फिर अगर 2f1 पे हम लोग यहाँ पे कोई वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनता है 2f2 पे, 2f2 पे बनता है। अगर हम लोग किसी प्रतिबिंब को 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं, किसी वस्तु को 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच में बनता है, 2f2 और अनंत के बीच में बनता है। अगर किसी वस्तु को हम लोग यहाँ पे ओरिजिन ओ ले लेते हैं, अगर किसी वस्तु को f1 पे रखते हैं,
अगर किसी वस्तु को F1 पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। और अगर किसी वस्तु को F1 और O के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब इसी साइड में बनेगा, जिस साइड में वस्तु रहेगा उसी साइड में इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब हम इसके प्रकृति को समझते हैं। तो अगर ये दोनों फिगर है, यहाँ पे दोनों हो जाएगा छोटा, ये हो जाएगा बराबर, और ये दोनों हो जाएगा बड़ा। इसकी प्रकृति के बारे में समझते हैं। वास्तविक उल्टा कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। अगर हम नंबरिंग की तरफ से चलते हैं तो देख सकते हैं हम यहाँ पे एक नंबर अगर वस्तु है तो यहाँ पे एक नंबर प्रतिबिंब है। अगर यहाँ 2 नंबर वस्तु है तो यहाँ 2 नंबर प्रतिबिंब है। अगर यहाँ 3 नंबर वस्तु है तो यहाँ 3 नंबर प्रतिबिंब है। यहाँ 4 नंबर वस्तु है तो यहाँ 4 नंबर प्रतिबिंब है। यहाँ 5 नंबर वस्तु है तो यहाँ 5 नंबर प्रतिबिंब है। यहाँ 6 नंबर वस्तु है तो यहाँ 6 नंबर प्रतिबिंब है। अब इसके जो है हो जाएगा, यह हो जाएगा, इस प्रकृति की बात करते हैं तो यह हो जाएगा काल्पनिक और बड़ा हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या था, उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच में रखा जाता है, यही है मेरा प्रश्न संख्या, F और 2F के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, सॉरी F और 2F के बीच में, यहाँ पे F और 2F के बीच में बोला है, इसलिए F और 2F के बीच में यहाँ पे मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे हम वस्तु को रख रहे हैं, F और 2F के बीच में वस्तु को रख रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो हम लोग देखेंगे 4 नंबर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2F1 2F2 और अनंत के बीच में कहाँ बन रहा है, 2F2 और अनंत के बीच में बन रहा है। और इसका प्रकृति किस प्रकार का हो रहा है, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से क्या हो रहा है, बड़ा और वास्तविक। तो हमारा देख लेंगे इसमें ऑप्शन क्या है, बड़ा और वास्तविक, सही बात है। छोटा और वास्तविक गलत हो जाएगा। छोटा और काल्पनिक भी नहीं होगा। बड़ा और काल्पनिक तो होगा नहीं, जब भी होगा तो वास्तविक होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बड़ा और वास्तविक हो जाएगा। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको नोट कर लेंगे और फिर प्रश्न संख्या 41 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 41 की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लें और प्रश्न संख्या 41 की तरफ बढ़ेंगे। और ये वाला समझ में आया होगा, ये फिगर आपको समझ में आया होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही अच्छा फिगर है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे और 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को कहा जाता है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। अगर वक्रीय ठोस माध्यम से घिरा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, गोलीय लेंस कहेंगे। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न संख्या 42, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ क्या होता है, वक्रित होता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, यानी कि बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, यही वक्रित है। यानी कि बीच वाला जो सतह है बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। तो यह कौन सा दर्पण हो जाता है, यह हो जाता है उत्तल दर्पण हो जाता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण हो जाता है। और अगर अंदर की तरफ वक्रित रहता है, धंसा हुआ रहता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है तो वह हो जाता है अवतल दर्पण। ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ये हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमारा ये शायद आखिरी प्रश्न था। अब इसके बाद तो आज का कोई प्रश्न है नहीं, फिर हम मिलेंगे और 21 या 20 क्वेश्चन और बच गया है इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का, जो कि आशा करते हैं कि जितने भी प्रश्न थे आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद एक और पार्ट इसका बचा हुआ है चैप्टर 1 का,
चैप्टर 1 का, जो कि लेके आएंगे। और हमारा चैनल है @KSC by गोलू सर, इस पे जाकर लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को जितना से जितना अधिक शेयर करें, वो आप हमारे लिए बहुत ही फायदे की बात होंगी। तो ठीक है, आशा करते हैं यहाँ पे आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ से हम आप लोग से विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।